नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालिनी। स्वागत करती हूँ आपका शालिनी क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। आज की जो ये क्लास होने वाली है, यहाँ पर हम साइंस का वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके अति लघु 3 सेक्शन से है। 25 नंबर का ये पेपर है, आपको काफ़ी ध्यान से करना है। रीज़न क्या है कि फर्स्ट में आपके साथ धोखा हो गया था, कह सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी और अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो गई थी। कुछ चीज़ें थोड़ा सा टफ लेवल की आ गई थी, इसीलिए हम साइंस में भी अब की बार ताकि काफ़ी अटेंशन के साथ कह सकते हैं कि काम को करेंगे ताकि दिक्कत ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। यहाँ पर हमारा समय हो चुका है, हम डेली टाइम पर शाम को मिलते हैं। आपकी क्लासेस चल रही है, आपको टाइम पर बी पंक्चुअल होके आना है, क्वेश्चंस को देखना है। 5 आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे, बाकी आपको लिखने के लिए आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव हमने ऑलमोस्ट लगभग बहुत कुछ कर लिया है। अब थोड़ा लिखने वाले पे चलते हैं, क्योंकि हमें लिखना भी पड़ेगा, वो हमारे लिए एक वेस्ट पे है। क्योंकि इस दोनों सीरीज़ को मैंने एक एनालिसिस किया, देखा कि जो भाषा लिखी हुई है वो किसी में टफ है तो किसी में कुछ है बहुत ही कह सकते हैं कि कठिन शब्दों का भी प्रयोग करके उसके आंसर को लिखा गया है, जो कि काफ़ी कठिन होने वाला है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को ऐसे प्रश्न भी करवाऊं जो थोड़ा आसान भाषा में हो, आपके करने के लिए आसानी हो। तो मेरा एक प्रयास है छोटा सा, हो सकता है कि आपके लिए कारगर साबित हो जाए और आपको अच्छा भी लगे। आप हो सकता है कि यही प्रश्न वहाँ पर लिख के आएँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है, फटाफट क्लास को लाइक कर दिए। जो भी फ्रेंड्स आज पहली बार मेरे चैनल पे आ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी 1 महीने 15 दिन का टाइम इंटरवल है। जब तक डेट नहीं आती तब तक हम 1 महीना मान के चलते हैं, उसके बाद ही हम जो कुछ भी होगा समय के साथ अपडेट रहेंगे और कार्य को कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर एक पहला प्रश्न, जो कि आपने पढ़ा है, आपको पता है, लेकिन हो सकता है कि हमारे और आपके अंतर में आंसर के में एक फ़र्क हो। तो आपको जो उचित लगे आप उसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला है, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है, व्हाट इज़ द यूज़? ठीक है, आपको ध्यान रखना। आप उत्तर के रूप में बता सकते हैं, जब कोई भारी नाभिक, एक डेंस न्यूक्लियस, ठीक है, जब कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के हल्के नाभिकों में टूटते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के हल्के नाभिकों में टूटते हैं, अर्थात नाभिकीय विखंडन होता है। जब वो सेपरेट होते हैं, जब वो डिवाइड होते हैं, तब विखंडन होता है। या तो ये भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, अर्थात इसको हम नाभिकीय संयलन कहते हैं। दोनों ही प्रक्रियाओं में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम कोई एक न्यूक्लियस है वो टूट रहा है, ठीक है, कोई एक नाभिक है, जब वो 2 या 2 से 3 में डिवाइड हो रहा है, तब वो नाभिकीय विखंडन का प्रक्रिया हो रहा है। आपको एक बात ये ध्यान रखनी होगी दोस्तों, कि मैंने आपको इस प्रश्न में 3 प्रश्न करवाए। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है ये मैंने आपसे पूछा है, आपको मैं उसका उत्तर बता रही हूँ, लेकिन इस उत्तर में 2 बातें और छिपी हुई हैं। एक क्या? एक है नाभिकीय विखंडन। आपसे पूछ लेगा, जरा बताइए कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, आप नाभिकीय विखंडन से क्या समझते हैं, तब आप नाभिकीय विखंडन की परिभाषा इसी प्रश्न से लेकर वहाँ पर लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको नाभिकीय संयलन के बारे में भी बताया कि नाभिकीय संयलन क्या होता है। अगर ये प्रश्न 1 नंबर का बनता है तो आप इसकी भी परिभाषा वहाँ पर लिख सकते हैं। तो 1-2 काम हमारा हो गया कि एक के साथ हमको 2 क्वेश्चंस और मिले जिसमें हमें से वर्क करना था। क्लियर? अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देखते हैं यहाँ के आगे चल के। इस पूरे उत्तर में एक बात यहाँ पर है, ध्यान से पढ़ते हैं। जब कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो नाभिकीय विखंडन होता है। या तो ये कह सकते हैं कि जब अधिक हल्के हल्के लाइट वेट के नाभिक मिलते हैं तो एक भारी नाभिक बनता है, जिसको हम नाभिकीय संयलन कहते हैं। और जब यह दोनों प्रक्रिया होती है, जब ये दोनों प्रोसेस होता है तो ऊर्जा उसमें प्राप्त होती है, एनर्जी उसमें गेन होती है, और जो एनर्जी उस वक्त गेन होती है उसको हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? पूरा नंबर मिलेगा आपको। 2 नंबर का तो होगा तो 2 नंबर, 1 नंबर का होगा तो 1 नंबर, आउट ऑफ पूरे नंबर मिलेंगे। इससे बेस्ट इसका आंसर नहीं हो सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रथम वर्ग के उत्तोलक को जो है आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। उदाहरण में आप लिखेंगे और परिभाषा भी बताएंगे। आइए दिखाती हूँ आप कैसे लिखना है। इस वर्ग के आप लिख सकते हैं इस वर्ग के या प्रथम वर्ग के। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जो आलम्ब यानी कि जो एफ है, आलम्ब को एफ से इंडिकेट करते ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आलम्ब है और जो आयस है और जो भार है, क्या लिखा हुआ है, आलम्ब जो होता है वो आयस और भार के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका आयस आ जाएगा पहले, फिर आपका बीच में आलम्ब आएगा, आपका बीच में आलम्ब आएगा और लास्ट में आपका थर्ड वर्स पे आपका भार आएगा। तो आलम्ब बीच में आया, तो जब कभी भी आलम्ब बीच में आएगा वो प्रथम वर्ग के अंतर्गत आएगा। आपको ये लिखना होगा कि वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब आयस और भार के बीच में जब आ जाता है तब यह जो है प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आता है। या तो आप ये लिख सकते हैं कि जिस यंत्र या मशीन के बीच में, जिस यंत्र या मशीन के बीच में आलम्ब बीच में हो वह हमेशा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। जिसमें आलम्ब बीच में होगा वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको आराम से एक नंबर मैंने और दिला दिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके 2 नंबर हो गए जो यूं ही आपको मिल जाएंगे। अब आपके पास वक्त कम है तो अब बहुत ही प्रॉपर तरीके से बातचीत बंद करके देखते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि आप जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए कि अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इसीलिए कि आप बार बार रिवीजन करेंगे, इससे अच्छा है कि एक बार में ही समझते चलें। यहाँ पर हम एक चीज़ को रिवीजन कर रहे हैं तो होपफुली बहुत सारे बच्चों का मेरे साथ बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आगे चलिए इसका उदाहरण देखिए। बच्चों के जो झूलने वाले होते हैं, सीसॉ वाला जो झूलना होता है वो साधारण तुला जो तराजू होता है, कील उखाड़ने की जो हथौड़ी वगैरह है, भार उठाने की जो छड़ी होती, छड़ होती है भार उठाने की, मिट्टी उठाने के लिए जो बेलचा आता है, बड़ा बड़ा फावड़ा टाइप का, फावड़ा नहीं, फावड़ा एक अलग चीज़ है, वो बेलचा अलग अलग चीज़ होती है। और बालू वगैरह भी उठाया जाता है, उससे डालकर अंदर फिर निकालते हैं ना, करते हैं, देखा होगा घर बनते समय, तो वो होता है बेलचा। तो ये सब क्या है, ये सब के सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। आपको ये उत्तोलक बहुविकल्पी में टिक करने को भी, अतिलिक उत्तरी में लिखने को भी, पहचानने को भी कई तरीके से प्रश्न बन सकता है। आपको आइडिया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा देखिए क्या है। जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील विटामिन के दो उदाहरण दीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं कि पीएनपी फेवरेट है। ये ध्यान रखना, ये पीएनपी फेवरेट प्रश्न है। डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, सेकंड में भी है, थर्ड में भी मिलेगा, फोर्थ में भी मिलेगा, आपके चारों सेमेस्टर में ये आने वाला है। इनका बहुत अच्छा पसंदीदा प्रश्न कह सकते हैं। जल में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन बी है और विटामिन एच भी होता है, ठीक है, विटामिन बी, एच और सी। लेकिन जो बाकी के विटामिन है वो सारे के ए ई डी के ये क्या है, ये फैट में सॉल्युबल होते हैं। बी, एच और सी ये क्या होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आपको प्रश्न आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर मैंने आपको और दिला दिया। आगे चलिए, 3 नंबर मैंने आपको यहाँ पर आज पेपर आउट करवा दिया। आगे आइए, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ऐसा मत समझना। देखिए फोर्थ क्या है, जल प्रदूषण के मुख्य कारण लिखिए। जल प्रदूषण जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसका कारण क्या है। आपको इस तरीके से वायु पोल्यूशन का कई सारे हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, एयर पोल्यूशन का, अब वही दोनों एक ही चीज़ें हैं। क्या हो गया देखिए, जल प्रदूषण का मुख्य कारण मानव या जानवर की जैविक और औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए प्रदूषकों को पॉल्यूटेंट कहते हैं इंग्लिश में, को बिना किसी समुचित उपचार के सीधे जल धाराओं में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण यह सब कुछ होता है। और जल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों के मिलने से जल प्रदूषण होता है। जो कारण है, कारण उसका ये है कि हमारे द्वारा भी, मनुष्यों की तरह भी गंदे कचरे, पॉलीथीन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर ले जाकर हम फेंक देते हैं। और जो जैविक क्रियाएं हैं उनके द्वारा भी बहुत सारा मलबा वहाँ पर जाता है। इंडस्ट्रीज जो बनती हैं उनके बहुत सारे, किसी को बहुत सारे गंदे पानी, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें केमिकल रहता है, बहुत कुछ रहता है जो पानी प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये वहाँ की जो मछलियाँ हैं, छोटी छोटी मछलियाँ हैं, फिशेज हैं, और जो वहाँ का वेजिटेशन अंदर है वो ख़राब होने लगता है। मगरमच्छ वगैरह है, टर्टल्स वगैरह है, सब मरने लगते हैं, दिक्कतें होने लगती हैं। तो वाटर पोल्यूशन का जो ये कारण हो रहा है वो मानव भी आएंगे, जानवर भी आएंगे, जैविक क्रियाएँ भी आएंगी और औद्योगिक क्रियाएँ भी आएंगी, जिनकी वजह से हमारी वजह से किसी और की ज़िंदगी खतरे में पड़ती है, ठीक है। तो ये आपके ऐसे रीजंस है। आप चाहिए, अगर ये प्रश्न आपको आता है, सपोज करिए आ जाए, बहुत अच्छी बात है। 2 नंबर का प्रश्न है,
आप चाहिए तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करिए, अदरवाइज आप चाहिए तो पॉइंट वाइज उसके कारण भी लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर में आता है तो कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखिएगा, 1 नंबर में आता है तो 4 पॉइंट या 3 पॉइंट इनफ है। तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आप पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एज यू विश, यू कैन डू एनीथिंग। आगे आइए, नेक्स्ट देखते हैं। 4 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए अभी तक के। नेक्स्ट देखिए, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है, मैं आपको 4 प्रश्न के बाद ये बात बोल रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए मैं डेली कोशिश करती हूँ कि आपको इन कंपैरिजन टू अदर गाइज, इन कंपैरिजन टू अदर्स टीचर, इन कंपैरिजन टू अदर, मैं आपको कुछ नया लेकर आऊँ। जैसे मेरी नोट्स यूनिक है, आप बहुत अलग सोर्स से पढ़ते हैं, जो भी करते हैं एज यू विश, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि आपको मैं कोशिश यही रहती है कि मेरे साथ अगर आप 20 मिनट का वक्त दे रहे हैं तो आप कुछ अच्छा सीख कर जाएँ। इसी मोटिव के साथ मैं आपको यहाँ पर डेली नए प्रश्न को लेकर आती हूँ। तो उसी तरीके से मैंने प्रश्न आपको बनाए हैं, होपफुली अच्छे होंगे। तो इसके लिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। वसा को कितने समूहों में बांटा गया है, फैट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खाद्य पदार्थों में कई प्रकार की फैट होती है। जी हाँ, जो हम खाना खाते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं, मटेरियल्स है, उनमें अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के फैट्स होते हैं। इनमें से जो ये कितने समूहों में बांटा गया है, तो उसका राइट आंसर है 3। कितने में बांटा गया है? 3। कौन कौन से हैं? संतृप्त, जिसको कहते हैं सैचुरेटेड फैट। फिर दूसरा है एकल असंतृप्त यानी कि मोनोसैचुरेटेड, और तीसरा है बहुसंतृप्त जिसको हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है एक है संतृप्त, दूसरा है असंतृप्त, एकल असंतृप्त, और तीसरा है बहु असंतृप्त। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा प्रश्न है। आपको लिखने को आ सकता है 2 नंबर में। आप लिखेंगे और यूं ही आराम से नंबर पा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। 6 प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है। छठा प्रश्न, वसा का मुख्य स्रोत क्या है? रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्स क्या है? आपको रिसोर्स से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है साइंस में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर है कि फैट का रिसोर्स क्या है, मेन रिसोर्स क्या है, उसका आपको पूछ रहा है। तो आप बहुत कुछ बता सकते हैं। सोर्सेज में यहाँ पर क्या है? मूंगफली, ठीक है, उसके बाद नारियल, नारियल जो खाने वाला आता है, तिल, घी, मक्खन, मांस, दूध, मछली, क्रीम, अंडे आदि वसा का मुख्य ऊर्जा ये आपको यहाँ से मिलती है रिसोर्स के रूप में, और कार्बोहाइड्रेट से लगभग आपको दुगनी ऊर्जा मिल जाती है। तो आप कैलोरीज के नाम पर कहीं से भी बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं 7th क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। देखिए 7th आपसे क्या पूछ रहा है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। केमिस्ट्री के सेक्शन से प्रश्न है, ध्यान रखना कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, उदाहरण से बताना है। आप लिखेंगे 2 नंबर का ये प्रश्न आ जाएगा आपको। कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ में आ जाता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक कहते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसे इलास्टिसिटी कह सकते हैं, या रबड़ कह सकते हैं, या बलून बलून में क्या होता है, आप हवा भरते हैं, फूलता है, आपने छोड़ दिया, वो फिर उसी शेप में आ जाता है। तो यहाँ पर है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें चेंज तो होता है, और चेंज होने का कारण ये होता है कि जब उसमें वो चेंज हट जाता है कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, तो वो जिस स्टेज में उसकी कह सकते हैं कि उस पदार्थ की जो इनिशियल स्टेज थी वो उसी स्टेज में दोबारा आ जाता है। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं जो अपने पुनः स्थिति में अपने आकार को, अपनी अवस्था को पुनः गेन कर लेते हैं, वो हमारे भौतिक चेंज के अंतर्गत आते हैं। जबकि साथ ही साथ बात करते हैं रासायनिक की, तो जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें पदार्थों के संगठन से, मतलब पदार्थ जो बन रहा है वो कई अलग अलग चीज़ों से मिलकर बन रहा है, तो उनका जो संगठन है वो पूरा कंपोजिशन ही बदल जाता है और नए पदार्थ बन जाते हैं। जब हम कोई केमिकल चेंज होता है तो हम ये 2 चीज़ को मिलाते हैं, कुछ नया बन जाता है, तो उसको चेंज होने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से तो वो जो चेंजेस होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, यानी कि वो केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा अंतर है। वो ये है कि फिजिकल चेंज में वो चीज़ें कह सकते हैं कि एक बार हम उसको दोबारा से रीगेन कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में वो चीज़ जल्दी हम आसानी से नहीं पा सकते। सॉरी, क्लियर? समझ रहे हैं आप? आसान से कर लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बहुत सारे आपको ऐसे प्रश्न लिखने को आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 8th प्रश्न यहाँ पर क्या है, दूध का दही जमना। जब दूध से दही जमाते हैं हम लोग, कर्ड बनाते हैं, तो वो कैसा चेंज है, वो एक कैसा परिवर्तन है, क्या वो फिजिकल है, क्या वो केमिकल है? तो आप जाहिर सी बात जानते हैं कि वो एक केमिकल चेंज है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखिए
मृदा प्रदूषण के स्रोत और एवं प्रभाव को लिखिए। मैंने पूरी साइंस से उठाया है प्रश्न, ना कि एक सेट ऑफ वेरिएशन से। जी नहीं, मैंने पूरी साइंस से इधर उधर से पूरा ले लिया है, ताकि आपको हर सेक्शन का रिवीजन होता रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इस तरीके के सेट ऑफ पैटर्न शायद कोई नहीं करवाया होगा, तो आपको मेरे साथ ये कर कर एक यूनिक चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। आगे देखिए क्या है, सॉइल पोल्यूशन के बारे में है, उनके स्रोत या प्रभाव। तो आप लिख सकते हैं कि मृदा प्रदूषण में मानव जनित रसायनों की उपस्थिति और मिट्टी के अन्य परिवर्तन शामिल होते हैं। जब सॉइल पोल्यूशन होता है तो मानव के द्वारा बहुत सारे केमिकल चेंज की प्रेजेंस के कारण और मिट्टी में बहुत सारे चेंजेस होने के कारण, उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग के कारण मानवीय गतिविधियों की गुणवत्ता को प्रभावित करने के प्रमुख कारक है। तो आप जो स्रोत हैं, जो ये मिट्टी में गंदगी बढ़ रही है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता खराब हो रही है, मिट्टी की बंजर हो रही है, उसका रीज़न क्या है कि हमारे द्वारा फेंका गया कूड़ा करकट, पॉलीथीन जलाया गया, पयाली जलाई जाती है वो सब, और जो कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है वो सब। तो मिट्टी में जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है, धीरे धीरे करके उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, तो आप इनको कई फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बोला कि पैराग्राफ के फॉर्म में चाहते हैं रिप्रेजेंट करना, तो ऐसे भी बता सकते हैं। पॉइंट वाइज चाहते हैं तो आप पॉइंट वाइज भी बता सकते हैं, अच्छा तरीका है, नो प्रॉब्लम। कोई भी आपका नंबर नहीं कटने की चांसेस है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए थोड़ा बातें इसमें और दी गई हैं। खनन है, ठीक है, कृषि है, वनों की कटाई आदि महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी को प्रभावित करती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक चीज़ को हार्म डायरेक्टली करते हैं, इनडायरेक्टली भी हम उनको प्रभावित किसी न किसी रूप में ज़रूर कर देते हैं, जो कि एक मनुष्य होने के नाते हमें नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 10वां प्रश्न है आज का। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? अब मृदा प्रदूषण का सबसे मेन क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि मृदा प्रदूषण ये और वो दोनों एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेम ही हो गया। उसमें स्रोत बता दिया था, इसमें मैं आपको कारण बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर है कि मृदा प्रदूषण ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है ये प्रश्न फिलहाल। तो यहाँ पर है कि मिट्टी का दूषित हो जाना। मृदा प्रदूषण का मतलब है कि मिट्टी आपकी दूषित हो गई, खराब हो गई, उसमें उतनी क्षमता कैपेबिलिटी नहीं रह गई। आज इसका जो प्रमुख कारण है वो दो बहुत ही ध्यान रखना है। पहला, खेती में प्रयोग किए गए कीटनाशक। जो हम कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं अपनी खेती की क्षमता को, अपनी उपज ज़्यादा लेने के लिए, वो खेतों के लिए बहुत दिक्कत है, मिट्टी के लिए दिक्कत हो रही है। और फैक्ट्री से निकलने वाला जो जहरीला पानी होता है वो मिट्टी के थ्रू भी थोड़ा बहुत बहता है, जाता है, तो बहुत कुछ होता है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, प्लास्टिक का कचरा, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी खराब नहीं सड़ती नहीं है, तो इस वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो प्लास्टिक जानवरों के लिए भी, क्योंकि गाय जो टहलती रहती है वो भी इनको खा लेती हैं, तो उनके भी पेटों में बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलती है। क्लियर है, आप समझ रहे हैं? यहाँ तक समझ में आया सभी को? आइए आगे चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये है 11वां प्रश्न। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ये चित्र बनाने को आता है। ये आया हुआ था 2019 और 20 में भी ये आया हुआ है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का, रिस्पायरेटरी सिस्टम का आपको पूरा एक पेंसिल से बनाइएगा, चाहे जो है पेन से बनाइएगा, किसी भी तरीके से, लेकिन ये 2 नंबर को बनाने को आ जाएगा। और इस तरीके के अगर आपको 2 प्रश्न भी मिल जाते हैं तो 4 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे। आराम से बना के बढ़िया प्रॉपर तरीके से ऐसे ही पूरा नाम वगैरह मेंशन कर दीजिएगा, आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा, जिसमें कुछ लिखना नहीं होगा, आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे जो साइंस के कुछ डायग्राम, जैसे दांत का है, और जो ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और जो ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इन सबको आप ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि इनके जो है बायो के सेक्शन से बनाने को प्रश्न ज़रूर आ जाते हैं। आराम से अच्छा नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्री के नंबर हो जाएंगे। क्लियर? तो आपको ये 11th का प्रश्न हो गया। आइए बढ़ते हैं 12th की तरफ, देखते हैं यहाँ पर 12वां प्रश्न क्या है। ये नेक्स्ट प्रश्न जो आपका 12वां है, ये है फिजिक्स के सेक्शन से। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर है उत्तोलक क्या है, इसके प्रकार या उदाहरण समझाइए। ठीक है, आप लिखेंगे एक सीधी अथवा टेढ़ी छड़, एक सीधी अथवा टेढ़ी छड़ जो किसी भी निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूमती है फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक गुणन के लिए स्वतंत्र हो, उसको हम उत्तोलक कहते हैं। ये एक छोटी सी परिभाषा है जो मैंने ली है, आप आराम से लिख दीजिएगा। और उदाहरण के तौर पर अब बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ये मैंने यहाँ पर क्लियर बता दिया है। आराम से आप उत्तोलक के प्रकार बहुत कुछ बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। अब उदाहरण देखिए, चिमटा, सरौता, कैंची इत्यादि कुछ भी आप बता सकते हैं। क्लियर? आगे आइए देखते हैं 13 प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए 13 प्रश्न यहाँ पर, आइए 13 पे चलते हैं। क्या है यहाँ पर,
नेल कटर कौन से प्रकार का उत्तोलक है? आपको ऐसे कुछ मशीन मतलब डिवाइसेस के नाम पूछ लेगा और आपको उसका उत्तोलक पूछ लेगा। तो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, ठीक है, किसके हैं? सेकंड के हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे भी आपको आएगा, तो आपको बताना होगा कि कौन किस में है। तो फर्स्ट का भी पूछ सकता है, तीसरे का भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, नेक्स्ट चलते हैं। 14th प्रश्न देखिए, संतुलित आहार क्या है? बैलेंस डाइट क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखते हैं। ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण पोषक तत्व उपलब्ध हो, ठीक है, एक ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण पोषक उसमें प्रेजेंट हो। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, फैट, ये आदि संतुलित रूप से मौजूद हो, उस आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार को संतुलित भोजन भी कहते हैं। संतुलित आहार को हम संतुलित भोजन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इस प्रकार के आहार हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं, इसीलिए हम इनको संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार का ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता है और बहुत आसान सा प्रश्न है, जो कि हम जानते हैं, खुद भी अपने ऊपर लागू करते हैं। तो एक बढ़िया आंसर वहाँ पर आंसर राइट करके ज़रूर आइएगा। आगे आइए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? वाइटामिन डी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। विटामिन का डी का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है क्लेसिफेरॉल। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैंने आपको विटामिन से बहुत सारे सेक्शंस करवाए हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी तो साइंस की प्लेलिस्ट जो बनी हुई उसमें आप चले जाएंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये हो गया विटामिन डी के रासायनिक नाम क्लेसिफेरॉल। तो कई सारे विटामिन के नाम आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्य की परिभाषा क्या है? 16वां प्रश्न है, वर्ग की एक डेफिनेशन क्या है? आप लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाने से, किसी थिंग्स पर हम उस पर फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो विस्थापन उत्पन्न होता है, उसमें कुछ मूवमेंट होता है। जो वस्तु बल के द्वारा किया गया, वस्तु पर बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा जो कार्य किया जाता है, इससे जो वहाँ पर विस्थापन होता है, जो मूवमेंट होता है, उसको हम कहते हैं कि कार्य कहते हैं। उसकी कार्य होगा। कोई एक बॉल है, बॉल नहीं मतलब आगे बढ़े, हमने उस पर किसी चीज़ से धक्का दिया या बॉल को हल्का सा पुश किया तो बॉल आगे फोर्स लगाया और बॉल आगे बढ़ गई। तो जो बॉल एक जगह पे कांस्टेंट थी, यहाँ से और यहाँ से जो आगे बढ़ी, तो ये विस्थापन हो रहा है, यही कार्य हो रहा है। तो इस बात को, ये कार्य की परिभाषा है, जो कि आप उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्लियर फ्रेंड्स? आगे आइए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कार्य कितने प्रकार का होता है? 17वां प्रश्न। कार्य 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क, ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या है, ये आपके 3 हो गए। क्लियर? समझ में आया सभी को? एनी प्रॉब्लम? मुझे उम्मीद है कि आपको नहीं होगी, आप बढ़िया कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये बात थोड़ा प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से करवा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर। 18th प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति की एसआई जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। तो आपको कुछ ऐसे जो यूनिट है उनको भी ध्यान रखना है। आगे आइए, 19th प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किसी भी प्रकार से, किसी मतलब कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, जिसका मेन काम होता है कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा पहुंचाना, कोशिका के हर एक सेक्शन को एनर्जी देना। और इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी में खाना, पोषण सब कुछ पहुंचाता है और इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लियर? आएगा प्रश्न, जरूर आएगा, आपको करना होगा। 20 देखिए क्या है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, जो सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी कौन सी कोशिका होती है? तो तंत्रिका कोशिका मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 21 देखिए, फसल चक्र से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। फसल चक्र क्या होता है? फसल क्रॉप साइकिल क्या होती है? तो फसल चक्र को शस्य चक्र या क्रॉप रोटेशन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये नाम यहाँ पर नहीं आपको पढ़ा होगा, इसलिए मैं कहा कि शस्य चक्र या क्रॉप रोटेशन भी कहते हैं। किसी निश्चित भूमि में निश्चित समय में आप एक ही फसल को लगातार अदल बदल कर बोना ही फसल चक्र कहलाता है। कि एक ही फिक्स जगह पर हम कभी कुछ जब लगाते हैं तो वो भूमि के लिए बहुत अच्छा होता है, पैदावार के लिए भी अच्छा होता है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो किसी निश्चित भूमि में निश्चित समय में होने वाली जो फसलें हैं लगातार अदल बदल कर लगाना फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह के पौधे के लिए भूमि में मौजूद पोषक तत्वों के सदुपयोग से भूमि की भौतिक और जैविक स्थितियों में संतुलन को बनाए रखना होता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये क्या कहते हैं, मिट्टी में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको बैलेंस बनाए रखने के लिए, उनकी उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए बहुत सारे रीजन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप रोटेशन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हम एक प्रॉपर तरीके से कार्य को कर सकते हैं। क्लियर?
तो फ्रेंड्स आज के आपके ये हो गए 21 क्वेश्चन साइंस के। ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको 25 मिनट की क्लास में 21 क्वेश्चंस करवाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज को ये क्वेश्चंस आपके अच्छे होंगे, काफ़ी आपने रिवीजन किया होगा। आसान से प्रश्न है, ऐसे ही आपके पेपर में आए हुए, ऐसे मैंने आपके प्रश्न बनाए थे। इसी तरीके के आपको मैं हर सब्जेक्ट के अब वेरी शॉर्ट वाले करवाऊंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत करवाया है, तो ये भी सेक्शन आपका होना बहुत ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट क्लास को लाइक कर दो। क्लास कैसी थी ये भी आपको बताना है, और इसी तरह के हर सब्जेक्ट को मैं करवाऊंगी। आप लोग बताइएगा बस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि आपको पहला कौन सा करना है, वो आपको बता दूँ। आप बताएंगे, मैं करवा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नई बातें करेंगे, नई चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून फ्रेंड, टेक केयर।